नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने वैश्विक पहुंच के दायरे को विस्तृत करते हुए नवीन सदस्यों को स्वीकृति देना आरंभ किया। ऋण प्रदायगी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खाता संग्राहक प्रणाली आरंभ की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में टीबी के विरुद्ध संघर्ष में प्रगति की समीक्षा की। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्रबंधन कार्य को अलग करने पर चर्चा की। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया में फेक न्यूज और सांप्रदायिक झुकाव पर चिंता व्यक्त की है। और अब खबरें विस्तार से। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने वैश्विक पहुंच के दायरे को विस्तृत करते हुए नए सदस्यों को स्वीकृति देना आरंभ कर दिया है। एनडीबी ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपने प्रथम नए सदस्य देशों के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वर्ष 2020 में अपनी सदस्यता का विस्तार करने के लिए वार्ता आरंभ की थी। एनडीबी की सदस्यता का विस्तार उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में स्थापित होने की बैंक की रणनीति के अनुरूप है। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में स्थित है। इसे फोर्टिलेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों में सतत विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है। एनडीबी के पास 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अधिकृत पूंजी है। ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अभिदाय के लिए मुक्त है। वर्ष 2018 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि भारत वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है। एनडीबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से अलग है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की अध्यक्षता चीन द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। वर्ष 2016 में भारत 57 देशों के साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य बना था। एआईआईबी की सदस्यता बढ़कर 103 देशों तक पहुंच गई है। ये कई प्रकार की अवसंरचनाओं जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, पर्यावरण दक्षता, परिवहन अवसंरचना, सिंचाई, जल संसाधन प्रबंधन और स्वच्छता, सामाजिक अवसंरचना, बहुउद्देशीयता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड-19 आपातकालीन सहायता में सहयोग करता है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऋण प्रदायगी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए खाता संग्राहक प्रणाली आरंभ की गई है। भारत ने एक डेटा साझाकरण प्रणाली के रूप में अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य निवेश और ऋण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। खाता संग्राहक एक वित्तीय इकाई है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति के सभी वित्तीय डेटा को प्राप्त करके समेकित किया जा सकता है। ये इस डेटा को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि जिससे पाठक किसी व्यक्ति की विभिन्न वित्तीय धारिताओं को आसानी से समझकर विश्लेषण कर सके। वर्ष 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी खाता संग्राहक यानी अकाउंट एग्रीगेटर निर्देश 2016 जारी किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45I के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के एक विशेष वर्ग के रूप में खाता संग्राहक को वित्तीय डेटा का सुलभ साझाकरण सुनिश्चित करने और उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्व विकसित सहमति ढांचा प्रदान करना होता है। इस अधिनियम का महत्व ये है कि ये फर्म्स को समय पर मात्रात्मक तथा गुणात्मक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। इससे उन्हें लघु व्यवसायों की उधार पात्रता का आकलन करने, किसी व्यक्ति के लिए धन प्रबंधन उत्पाद की संस्तुति करने या किसी परिवार के लिए बीमा पॉलिसी तैयार करने में सहायता मिल सकती है। विश्व के किसी अन्य देश ने ऐसा विस्तृत डेटा साझाकरण ढांचा विकसित नहीं किया है जिसे 50 मिलियन से अधिक व्यवसायों तथा 1 बिलियन से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए परिनियोजित किया जा सकता है। खाता संग्राहक ढांचा आरबीआई या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा द्वारा एक खाता संग्राहक वास्तविक समय में वित्तीय जानकारी साझा करने की सहमति प्रदान करेगा। खाता संग्राहक प्रणाली के तहत वित्तीय सूचना प्रदाता हैं बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, बीमा प्रदाता, टैक्स या जीएसटी प्लेटफॉर्म। वित्तीय डेटा एक्सेस न्यासी और वित्तीय सूचनाओं के उपयोगकर्ता हैं प्रवाह आधारित क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, धन प्रबंधन, रोबोट सलाहकार।
अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में टीबी के विरुद्ध संघर्ष में प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी के विरुद्ध जन आंदोलन की समीक्षा करने के लिए सभी राज्यों के साथ आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ये अभियान समर्थन, संचार और सामाजिक एकजुटता पर आधारित है। टीबी कार्यक्रम के साथ कार्य करने वाले सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन करने के लक्ष्य का समर्थन करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि ये सतत विकास लक्ष्यों के तहत वर्ष 2030 के लक्ष्य से 5 वर्ष पहले की प्रतिबद्धता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु की वजह से होती है, जो अक्सर फेफड़ों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। ये एक संक्रामक रोग है जो वायु के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है। ये शरीर के अन्य अंगों जैसे किडनी, मेरुदंड और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। वर्ष 2019 में टीबी के कुल नए मामलों में से 87% मामले उन 30 देशों से थे जो टीबी से सर्वाधिक रूप से प्रभावित हैं। टीबी के कुल नए मामलों में से 2/3 मामलों के लिए भारत सहित 8 देश उत्तरदायी हैं। ये रोग साध्य और निवारण योग्य है। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, एथेम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड टीबी के उपचार के लिए स्वीकृत 4 रोगाणुरोधी दवाएं हैं। भारत सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, जैसे संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी RNTCP का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया है। ई निक्षय प्लेटफॉर्म ये टीबी नियंत्रण के लिए वेब सक्षम रोग प्रबंधन प्रणाली है। टीबी रोगियों को उनके उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना आरंभ की गई है। इसके अलावा टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान संचालित किया जा रहा है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्रबंधन कार्य को अलग करने पर चर्चा की। आरबीआई से ऋण प्रबंधन को अलग करने का विचार पूर्व में वित्त विधेयक 2015 में भी सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी के रूप में प्रस्तावित किया गया था। आपको बता दें कि इसके लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी केंद्र सरकार की आंतरिक और बाह्य देनदारियों का समग्र रूप से प्रबंधन करेगी और एक शुल्क के प्रतिफल में ऐसे मामलों पर परामर्श प्रदान करेगी। एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में सरकार ने ऋण प्रबंधन के लिए आरबीआई के तहत ही परंतु सलाहकारी शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की है। आरबीआई के ऋण प्रबंधन कार्यों को अलग करने की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि सभी सरकारी उधारियों को एक ही संस्था के अंतर्गत लाया जा सके, व्यापक संस्थागत सुधार को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे कि बॉन्ड बाजार सुदृढ़ होगा और सार्वजनिक ऋण के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, जिससे कि एक सक्षम प्रणाली का निर्माण हो सकेगा। संसाधनों के एक बृहद पूल से निधियों का दोहन करना आसान होगा। इसके अलावा ये प्रणाली वैश्विक स्तर पर स्वीकृत हो जाएगी। पीडीएमए यानी पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे एक नई एजेंसी को उत्तरदायित्व के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप बाजार में उतार चढ़ाव की आशंका हो सकती है। बैंकों के स्वामी के रूप में सरकार और ऋण जारीकर्ताओं के बीच हितों का टकराव हो सकता है। आरबीआई की तुलना में पीडीए की क्षमता पर संशय हो सकता है। अगली खबर पेपर 2 से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया में फेक न्यूज और सांप्रदायिक झुकाव पर चिंता व्यक्त की है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में तबलीगी जमात की बैठक के मामले में याचिका की सुनवाई करते हुए फेक न्यूज और सांप्रदायिक झुकाव से युक्त सूचना का प्रसार करने वाले वेब पोर्टलों और यूट्यूब जैसी संस्थाओं पर जवाबदेही लागू करने के लिए एक विनियामक तंत्र के अभाव पर खेद व्यक्त किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघवाद में सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भीड़ की हिंसा यानी मॉब वायलेंस और किसी भी तरह की लिंचिंग को भड़काने वाले संदेशों पर नियंत्रण लगाने का निर्देश दिया था। हाल ही में केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 का प्रवर्तन किया है। इसका उद्देश्य मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और नागरिकों के सही सूचना प्राप्त करने के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है। इन नियमों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके तहत भारत की संप्रभुता एवं अखंडता से संबंधित अपराध के मामले में सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान की आवश्यकता होगी। त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार का दावा है कि डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना डिजिटल समाचार प्रकाशकों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करती है, बल्कि केवल जवाबदेही का एक तंत्र प्रदान करती है।
आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद पिछले 830 दिनों से खाली है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के उल्लंघन को दर्शाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सामान्य तौर पर आम चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक के दौरान लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष के पद के लिए चयनित किया जाता है। परंपरा के मुताबिक भारत में विपक्षी दल को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु या रोग की वजह से अवकाश या अनुपस्थिति के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। पत्रकार कल्याण योजना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इस योजना के तहत पत्रकारों और उनके परिवारों को तत्काल आधार पर एक मुश्त अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। साथ ही पत्रकार की मृत्यु के कारण उत्पन्न आर्थिक विषमता की स्थिति में परिवार को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। पत्रकार कल्याण योजना के तहत मृत्यु की स्थिति में तथा अन्य मामलों में अनुग्रह भुगतान की मात्रा में संशोधन की आवश्यकता की जांच का दायित्व समिति को सौंपा गया है। ये समिति इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच भेदभाव या समानता के पहलू का भी परीक्षण करेगी। क्रेडिट बैंक और ग्लू ग्रांट योजना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा क्रेडिट बैंक के साथ साथ हाल ही में घोषित ग्लू ग्रांट योजना जैसी पहलों के भी उपयोग को आरंभ किया जाएगा। क्रेडिट बैंक या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल बैंक का ही रूप है। इसमें किसी भी पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट को शामिल किया जाता है। इससे छात्रों को सर्वोत्तम पाठ्यक्रम या उनकी आवश्यकताओं अथवा योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन में सहायता मिलेगी। शहरों को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने के लिए 9 शहरों में ग्लू ग्रांट योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसे एक अम्ब्रेला संरचना के द्वारा ही एक ही शहर के विभिन्न संस्थानों के बीच संसाधनों और उपकरणों के साझाकरण के माध्यम से लागू किया जाएगा। रेमन मैगसेसे पुरस्कार। बांग्लादेशी वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के सूक्ष्म ऋण के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध मोहम्मद अमजद साकिब रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 के 5 प्राप्तकर्ताओं में से एक है। वर्ष 1957 में स्थापित रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसका नाम फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे के नाम पर रखा गया है। रेमन मैगसेसे अवार्ड फाउंडेशन प्रत्येक वर्ष एशिया में उन व्यक्तियों या संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने विशिष्ट सामाजिक योगदान दिया है। ब्लू स्ट्रैगलर। भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार ब्लू स्ट्रैगलर का व्यापक विश्लेषण किया है। ब्लू स्ट्रैगलर अन्य सितारों की तुलना में अपेक्षाकृत अत्यधिक विशाल और नीले रंग के होते हैं। ये एक तारे का दूसरे तारे में विलय होने पर बनते हैं। ये तारे मुख्य रूप से प्राचीन और विशाल तारों के समूहों में मौजूद होते हैं। 54% से अधिक ब्लू स्ट्रैगलर निकट के बाइनरी साथी तारे से बृहद पैमाने पर होने वाले द्रव्यमान स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। 30% संभावित रूप से 2 तारों के टकराव के माध्यम से ये बनते हैं और 10 से 16% ब्लू स्ट्रैगलर 2 से अधिक तारों की परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से बनते हैं। जलवायु वित्त नेतृत्व पहल। ये भारत के अल्प कार्बन की ओर संक्रमण में वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने के क्रम में निजी पूंजी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई एक उद्योग नेतृत्व वाली पहल है। इसे 11वें भारत यूनाइटेड किंगडम आर्थिक और वित्तीय संवाद के दौरान आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक, निजी और बहुपक्षीय पहलों के माध्यम से भारत में पूंजी उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इससे देश को वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इन प्रतिबद्धताओं में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के 33 से 35% तक उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का संकल्प शामिल है। जलवायु वित्त नेतृत्व पहल यानी क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव की अध्यक्षता जलवायु महत्वाकांक्षा और समाधान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत द्वारा की जाती है। औषधीय पादपों की कृषि को बढ़ावा देना। इस अभियान को आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा आरंभ किया गया है। आगामी 1 वर्ष में देश भर में 75,000 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पादपों की खेती की जाएगी। पादपों की 5 प्रजातियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। रात में खिलने वाली चमेली,
यानी पारिजात, स्वर्ण सेब यानी बेल, मार्गोसा ट्री यानी नीम, इंडियन जिनसेंग यानी अश्वगंधा और इंडियन ब्लैकबेरी यानी जामुन। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और महाराष्ट्र के पुणे से की गई है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और हरित भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। ईट राइट स्टेशन। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। चंडीगढ़ ये प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का 5वां रेलवे स्टेशन है। फसाई के ईट राइट इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में ईट राइट स्टेशन पहल का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर स्थिर भोजन प्रबंधन इकाइयों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। फसाई ने ईट राइट इंडिया आंदोलन के माध्यम से सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और उचित भोजन सुनिश्चित करने के लिए वृहद पैमाने पर प्रयास आरंभ किए हैं। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान। इसे पहली बार सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। इसे एयरबेस की अफगानिस्तान काबुल से निकटता की वजह से इसे लगभग 20 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सबसे बड़े एयरबेस के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निक्की हेली द्वारा जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि चीन बगराम एयरबेस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। चीन हवाई युद्ध के दौरान भारत के विरुद्ध भारत चीन सीमा पर स्थित तिब्बत की अत्यधिक ऊंचाई की वजह से एयरबेस और युद्धक विमान के परिचालन में होने वाली कठिनाई के निवारण के लिए इस एयरबेस का उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।